वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। अभी तक जो लोग टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी टेस्ट का लिंक होगा वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में मॉर्निंग में भेज दिया जाता है। प्रत्येक संडे को मॉर्निंग में भेज दिया जाता है और वहीं से पहले आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग 6:30 या 7 बजे के लगभग हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और बाकी के दिन आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाता है, रेलवे के प्रीवियस ईयर के मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाता है, बीएसएससी के मैथ का प्रैक्टिस हो जाता है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज पढ़ाई भी हो जाता है। बाकी के दिन में मैथ और रीजनिंग का जो चैप्टर वाइज पढ़ाई होता है वो भी हो जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग सेट जो टेस्ट 6 हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। इसमें बोला गया कि एक रेलगाड़ी की गति नागपुर से इलाहाबाद जाते समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इलाहाबाद से नागपुर वापस आते समय 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उस पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी। आप लोगों को पता होगा कि अगर डिस्टेंस सेम रहता है और इस डिस्टेंस को अगर हम लोग 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गए और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आए, तब जो औसत चाल होता है, औसत चाल वो क्या होता है 2ab/a+b, 2ab/a+b। तो यहाँ से नागपुर से इलाहाबाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, तो औसत जो चाल होगा, औसत चाल वो क्या हो जाएगा 2ab, यानी 2 a के बदले में 100, b के बदले में 150 बट्टा a+b करेंगे तो 250 हो जाएगा, 100 + 150। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके औसत चाल निकाल सकते हैं, यानी 50 से 5 बार में, 50 से 3 बार में और ये 5 से 20 बार में, यानी 20×40 = 120, यानी जो औसत चाल आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें √18,225 का जो मान दिया गया है वो 135 दिया गया और हमें इस सब के मान का योग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर रूट में दशमलव के बाद जैसे 0.81 है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो अगर हम इसको रूट से निकालेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। सेम उसी तरह से 18,225 का जो रूट अंदर होता है वो 135 होता है, तो 135 लिख लेंगे। फिर प्लस में यानी 182.25 दिया गया है। अगर हम दशमलव के बाद 2 अंक हैं, अगर हम इसको रूट से निकालेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो रूट से निकालेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, अगर हम इसको रूट से निकालेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 1.35 होना चाहिए। दशमलव के बाद 2 अंक, क्योंकि ये पूरा का मान अगर 135 होता है रूट, इस पूरे रूट का मान, तो यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है तो जो रूट से निकलेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा। उसी तरह यहाँ पे दशमलव के बाद 2, 2, 4, 2, 6 अंक है, तो अगर दशमलव के बाद 6 अंक है तो रूट से निकलेगा तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 3 अंक होना चाहिए, यानी 135 में 3 अंक के बाद दशमलव हम बैठा देंगे। फिर इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 5, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 1, 9, फिर 5, 3, 8, 1, 9, 3, 1, 4, यानी 149.985। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है और वापसी में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है, यानी जितना दूरी गया उतना ही दूरी फिर वापस भी आया, यानी जब दूरी सेम रहता है तब औसत चाल क्या होता है 2ab/a+b। जो पहला सवाल हम लोग पढ़े थे, जब दूरी सेम रहता है तब औसत चाल क्या होता है 2ab/a+b, यानी 2a के बदले में कितना 60 और b के बदले में 40 और a+b करेंगे तो 60 + 40 100, यानी ये 00 से 00 कट जाएगा, यानी 6 9 12, 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि p और q दो अपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हो तो और p + q जो है वो कितना दिया गया 10, और एक और कंडीशन दिया गया, यानी q जो है वो p से बड़ा होगा, q जो है वो p से बड़ा होगा, तो p के संभवतः कितना मान होगा। देखिए अगर हम बात करें तो q अगर p से बड़ा होगा तो इसका मतलब q का मान 5 से ज़्यादा होगा, यानी अगर हम आधा करेंगे तो 5 5 ही होगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब q का मान 5 से ज़्यादा होगा, और q का मान अगर 5 से ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा, तो q का मान हम लोग 6 नहीं रख सकते, क्योंकि q जो है दो अपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, यानी अभाज्य संख्या दोनों है, यानी q का मान 6 भी हम लोग नहीं रख सकते। अगर q का मान हम लोग 7 रखते हैं, q का मान 7, तो p का मान कितना आ जाएगा 3, दोनों अभाज्य संख्या भी आ गया, 7 3 10 होता है ना, तो दोनों अभाज्य संख्या भी आ गया, यानी पी क्यू का मान जो है 3 और 7 संभव है। दूसरा, और
क्यू का मान और क्या रख सकते हैं, 8 नहीं रख सकते क्योंकि 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं रख सकते, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी नहीं रख सकते, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है। यानी एक ही मान पॉसिबल है पी का, वो क्या है 3। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा एक मान पॉसिबल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना मान हो सकता है, यानी एक ही मान हो सकता है, वो क्या है 3 हो सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 200 चीज़ें को एक समान मूल्य पे खरीदा। उसने अपनी 30% चीज़ें को 20% लाभ पे बेचा और शेष को 10% लाभ पे। यदि उस दुकानदार को कुल लाभ 2600 रुपये का रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए, आप प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य एक मान लीजिए, तो 200 वस्तु का जो लागत मूल्य होगा, 200 वस्तु का लागत मूल्य वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु का अगर हम लागत मूल्य 1 रुपया माने तो 200 वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो 200 रुपये हो जाएगा। अब क्या किया, 30% चीज़, यानी 200 का 30% कितना हो जाएगा, यानी 60। अगर हम 60 वस्तु को, यानी 60 रुपये की चीज़ को अगर हम 20% के लाभ पे बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग कितना पे बेच रहे हैं, 60 का 120% कितना होता है, यानी 72, यानी 72 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, फिर शेष को 10% का लाभ पे बेच रहे हैं तो उस दुकानदार को 2600 रुपये का लाभ रहा हो। आप क्या कीजिए, यहाँ पे 120% नहीं निकाल के आप केवल लाभ निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो 2600 रुपया दिया गया है, यहाँ पे जो 2600 रुपया दिया गया वो क्या दिया गया, लाभ दिया गया। तो हमें विक्रय मूल्य का कोई ज़रूरत नहीं, हम केवल लाभ भी निकाल सकते हैं। अगर 60 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पे बेचा तो कितना लाभ होगा इसको यहाँ पे, यानी 12 रुपया लाभ हो जाएगा। अब शेष कितना वस्तु बच गया, 140 वस्तु बच गया। अगर इसको 10% के लाभ पे बेचेगा, यानी ये 40 वस्तु को अगर 10% के लाभ पे बेचेगा तो कितना रुपये लाभ पे बेचेगा, 14 रुपये लाभ पे बेचा, 14 रुपये। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 12 रुपये यहाँ पे लाभ कमाया और 14 रुपये यहाँ पे लाभ कमाया, तो टोटल लाभ कितना हो गया, 26 रुपये। जब टोटल लाभ 26 रुपये, यहाँ टोटल लाभ 2600 दिया गया है, यानी जब 26 का वैल्यू 2600 दिया गया है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। और हमें क्या पूछ रहा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना। तो और हम लोग प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या माने थे, 1 माने थे। तो एक का वैल्यू 100 जब आ गया, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया माने थे, तभी तो 200 वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 200 रुपये हम लोग माने थे ना। तो इसलिए एक का वैल्यू निकालना था, तो एक का वैल्यू 100 रुपये आ गया। यानी बहुत ही ईजिली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो धारा का चाल है वो कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो व्यक्ति का चाल है, व्यक्ति का चाल वो कितना दिया गया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या चीज़ पूछा है, उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यानी टाइम निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस जाना है 26 किलोमीटर और धारा के साथ जाना है। जब धारा के साथ जाते हैं हम लोग तो क्या होता है, व्यक्ति का चाल और धारा का चाल दोनों जुट जाता है। अगर दोनों जुटेगा तो टोटल चाल कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर, यानी इतना समय लगेगा। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 2 से 13 बार में, 2 से 4 बार में, यानी 3.1/4 आवर धारा के साथ जाने में समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें 4 इक्वेशन दिया गया। पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 2। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 3। तीसरा इक्वेशन है -2x + 3y = 5। और चौथा इक्वेशन है 2x + 3y = 0। इस चारों इक्वेशन में से बोला गया कि वह समीकरण कौन सी है जिसका लेखा चित्र मूल बिंदु से गुजरता है। देखिए, अगर कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरता है तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो मान चलिए कोई भी रेखा किसी बिंदु से होकर, यानी ए बी बिंदु से होकर गुजरती है तो ये ए बी बिंदु जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर ये मूल बिंदु से होकर गुजर रही है तो यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यानी 0 0 रखने पे कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। तो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 - 0 0 = 3, ये हो नहीं सकता, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 0 रखेंगे, y के बदले में 0 रखेंगे तो 0, यानी 0 + 0 = 2 दिया गया है, तो यानी ये भी नहीं हो सकता,
ये भी इक्वेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे -0 + 0 यानी बराबर 5, यानी 0 बराबर 5 नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ रखेंगे x के बदले में 0, y के बदले में 0, तो 0 + 0 बराबर 0, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। 0 + 0 0 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी 2x + 3y बराबर 0। इसका मतलब वो जो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा होगी वो 2x + 3y होगा। अगर बाय द वे बोला जाए कि कौन सा रेखा 2 और 3 से होकर गुजरेगी, तो 2 और 3 का मान यानी x के बदले में 2 और y के बदले में 3 रखने पे जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी वही इक्वेशन इस बिंदु से होकर गुजरेगी। वही बोला जा रहा था कि मूल बिंदु से होकर कौन सा गुजरेगी, तो मूल बिंदु का इक्वेशन 0 0 होता है, यानी निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, यानी ये 0 0 यानी x के बदले में 0, y के बदले में 0 जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा उस इक्वेशन से होकर, यानी वो इक्वेशन मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दीजिए और उसकी ऊंचाई स्थिर रहती है, तो उस शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। जब हम आधार की त्रिज्या दोगुनी करेंगे तब आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई। अब त्रिज्या 2r हो गया, तो 2r² × h। अगर हम इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 1/3 पाई 1/3 पाई और h दोनों का सेम है तो कट जाएगा, यानी यहाँ आएगा r² अनुपात 4r², यानी r² से r² कट गया, 1:4 आ गया इस दोनों के आयतन का अनुपात। जब हम त्रिज्या को दोगुना किए तब तो यानी आयतन क्या हुआ, 4 गुना हो गया, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो बाद में जो आयतन आया पिछले का 4 गुना हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। cot 30 - cot 75 डिवाइड बाय, देखिए ये tan 15 है ना, इस tan 15 को अगर हम cot में बदलेंगे तो ये 15 डिग्री को 90 में से घटाना पड़ेगा, यानी 90 में से 15 जाएगा तो 75, यानी इस tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 75 लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 - थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, यानी tan थीटा tan के साथ जो थीटा में रहेगा, अगर हम इसको cot में बदलेंगे तो इस थीटा को 90 में से घटाना पड़ेगा। सेम उसी तरह से अगर tan 60 को अगर हम cot में लिखेंगे, ये tan 60 को अगर हम cot में लिखेंगे तो tan के साथ जो एंगल है उसको 90 में से घटाएंगे, 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। अगर हम ऊपर में क्या दिया गया, cot 30 - cot 75, अगर हम नीचे माइनस कॉमन ले लेते हैं या फिर ऊपर ही माइनस कॉमन लेते कोई दिक्कत नहीं था, अगर नीचे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये cot 30 - cot 75 हो जाएगा, यानी माइनस वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा, -1। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले एक वृत्त के अंतर्गत है, यानी एक वृत्त के अंतर्गत एक चतुर्भुज दिया गया है, ये वृत्त है, इसके अंतर्गत एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज ले लेते हैं, इस वृत्त के अंतर्गत है जिसका केंद्र O दिया गया है, यानी इसका केंद्र O ले लेते हैं। अकल यदि COD, पहले ABCD नाम दे देते, AB यानी ये B है, ये C और D नाम दे दिया, और COD 120 डिग्री दिया गया है, यानी ये COD जो है ये 120 डिग्री, यानी COD 120 डिग्री दिया गया है। और क्या चाहिए, BAC 30 डिग्री, यानी BAC अगर हम इसको मिला दें, यानी ये BAC ये कितना दिया गया, BAC ये 30 डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, BCD निकालना है, यानी हमें ये एंगल BCD यानी BC और D ये एंगल निकालना है, BCD ये पूरा एंगल, ठीक है। तो अगर देखिए मान चलिए ये CD रेखा द्वारा, ये CD जीवा द्वारा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ये केंद्र पर 120 डिग्री, तो ये CD जीवा द्वारा परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये CD जीवा द्वारा जब केंद्र पर 120 डिग्री बन रहा है तो परिधि पर कितना डिग्री कोण बनेगा, आधा बनेगा, यानी 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये पूरा कोण यानी एंगल A कितना आ गया आपके पास, एंगल A कितना जाएगा, 60 + 30 यानी 90, 60 + 30 यानी 90 हो जाएगा एंगल A। और हम लोग को क्या पता है कि अगर ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के अंतर्गत है, तो इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने का कोण होता है, आमने सामने का कोण, उसका योग कितना होता है, आमने सामने के कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है।
किसमें? चक्रीय चतुर्भुज में। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमें ये पूरा सी निकालना है। जब एंगल ए 90 हो गया तो एंगल सी कितना हो जाएगा? वो भी 90 होगा, तभी तो दोनों का योग 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल बी सी डी जो है वो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में। यदि ये दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो आधा कार्य को कितने दिन में पूरा हो जाएगा? यानी लास्ट में ज़रूर सवाल पढ़ना है। यहाँ पे आधा कार्य बोला जा रहा है। जैसे अगर ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है तो दोनों मिलकर, अगर याद होगा तो 20 30 12 होता है। ये बहुत बार सवाल आ चुका है, इसको हमेशा याद रखना। अगर ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलकर 12 दिन में करता है। जब 12 दिन में पूरा काम तो 6 दिन में आधा काम। डायरेक्ट इसका आंसर टिक आउट कर सकते थे। वैसे बनाएंगे कैसे? ए 20 दिन में, बी 30 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 20 × 30 बटा 20 + 30 50, यानी ए × बी बटा ए प्लस बी। डायरेक्ट फार्मूला पे हम लोग बना लेते हैं इसको। यानी 5 0 0 कट गया, 5 से 4 बार में, यानी 4 × 12 दिन में टोटल काम। ए प्लस बी मिलेगा तो 12 दिन में टोटल काम करेगा। तो आधा काम बोला है तो आधा काम कितना दिन करेगा? तो 12/2 यानी 6 दिन में। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिला और वो 1600 मत से जीत गया। यानी पहला उम्मीदवार को 60% मत मिला तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मत मिला होगा? 40% मत मिला होगा। यानी टोटल 100% मत में से, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। इस 100% में से पहला उम्मीदवार को 60% मिला तो दूसरा उम्मीदवार को 40% मत मिला होगा। तो परसेंटेज में कितना से जीत रहा है? 20% से जीत रहा है पहला उम्मीदवार, और वोट में कितना जीत रहा है? 1600 मत से। यानी ये 20% का वैल्यू 1600 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80। तो कुल मतों की संख्या हम लोग 100% माने थे, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 पे 2 0 आ जाएगा और आ जाएगा, यानी 8000। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने अपने माल को मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करते हैं। अगर हम सीपी को 100 मान लेते हैं, सीपी को 100, तो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी क्या किया? उसको 25% से अधिक अंकित कर देता है। किंतु अपने ग्राहकों को उस अंकित मूल्य पे 10% का छूट भी देता है। यानी अगर अंकित मूल्य पे 10% का छूट देता है तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 125 का 90%। 10% का छूट दे दिया ना, 90%। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9 × 5 = 45, 112.5 आ जाएगा। 112.5 जो विक्रय मूल्य आएगा वो 112.5 होगा। तो उस व्यापारी का लाभ कितना होगा? यानी कोई भी चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं और ये 112.5 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ होगा? 12.5% का लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इस तरह का सवाल जब भी आए ना तो आप हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानिएगा, ताकि जो भी विक्रय मूल्य आए वो डायरेक्ट हम परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं। यदि AQ - BQ बराबर 56 और A - B बराबर अगर 2 दिया गया हो तो हमें A² + B² निकालना है। अगर इसको फार्मूला बेस्ड बनाने की कोशिश की जाए तो थोड़ा सा लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए इसको कोई ऐसा मान सोच के रखते हैं जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें। तो किसका क्यूब करेंगे कि 56 के थोड़ा सा आगे चला जाए? तो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाता है। अगर हम एक बदले में 4 का क्यूब लेते हैं तो ये 64 हो गया। और A - B 2 है ना, अगर हम एक बदले में 4 रखें तो B के बदले में 2 रखना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब यानी 8, यानी 64 में 60 गया 56। यानी A अगर 4 और B 2 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम A का मान 4 रखेंगे तो 4 × 4 = 16, B का मान 2 रखेंगे तो 2 × 4, यानी इस दोनों का जो योग होगा 16 × 4 = 20। यानी इस सवाल का जो आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। PQ की अपेक्षा 3 गुना बेहतर, 3 गुना कुशल कामगार हैं। यानी अगर P और Q की क्षमता का बात करें, क्षमता का, यानी P जो है Q की अपेक्षा 3 गुना है। यानी Q का क्षमता अगर 1 तो P का क्षमता 3 हो जाएगा। उसकी क्षमता का अनुपात 3:1। इसीलिए वो एक कार्य को Q से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। अब ये मत कीजिएगा कि ये दोनों का अंतर 2 और ये 2 का वैल्यू 48, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसका क्षमता है और ये 48 जो दिन है। क्षमता का तुलना हम लोग दिन से नहीं करेंगे, तुलना हमेशा समान चीज़ में किया जाता है। अगर हम ऊपर में क्षमता रखें तो नीचे भी क्षमता ही रखना पड़ता है। यानी क्षमता का तुलना क्षमता से, दिन का तुलना दिन से। अगर क्षमता का अनुपात 3:1
तो दिन का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। दिन का अनुपात 1:3। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए वो एक कार्य को क्यू से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। अनुपात में कितना दिन कम में पूरा कर रहा है, 2 दिन में, और वास्तव में 48 दिन में पूरा कर रहा है, 48 दिन कम में। यानी 2 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। जब 1 का वैल्यू 24 हो गया तो ये 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 24 × 72। इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर 24 दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में, तो बी कितना दिन में काम कर रहे हैं, सॉरी पी अगर 24 दिन में काम कर रहा है तो क्यू 72 दिन में काम कर रहा है। तो ये वह कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगे, यानी ई 24 दिन में कर रहा है और ई 72 दिन में। तो जब दोनों मिलकर यानी पी और क्यू मिलकर काम करेगा, पी और क्यू, तब क्या हो जाएगा, 24 × 72 डिवाइड बाई 24 + 72 करेंगे तो 96, यानी 24 से 4 बार में, 4 से 18 बार में, यानी जब दोनों मिलकर काम करेगा तो 18 दिन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 वृत्त के त्रिज्या 5-12 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो तीसरे वृत्त के त्रिज्या कितना होगा, 5-12 है तो तीसरा वृत्त 13 हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी बना सकते थे। अगर बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहला वृत्त का त्रिज्या 5 तो क्षेत्रफल πr² यानी पाई × 5 का स्क्वायर। दूसरा वृत्त का त्रिज्या 12 तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई × 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अगर तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम त्रिज्या r मानेंगे तो पाई × r²। अगर यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे तो पाई कट जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर = r का स्क्वायर। तो हम लोग को पता है 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो यानी r का जो बदले में होगा वो 13 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 3, 5, 7 बचेगा। देखिए ये सवाल मुश्किल से 10 सेकेंड में, अगर ऑप्शन बेस्ड बनाएगा तो मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर बन जाएगा। कैसे, जैसे अगर हम 5 से भाग देने पर अगर 3 शेष बचता है, देखिए 5 के टेबल का जो इकाई स्थान पे 0 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं मिलेगा। 5 के टेबल में 0 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं मिलेगा। अगर आप 3 शेष चाहते हैं तो इसका मतलब 3 बढ़ा के अंक लिखना पड़ेगा इकाई स्थान पे। यानी इकाई स्थान पे या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा, तो इकाई स्थान पे 3 एक ही ऑप्शन दिया गया है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर बेसिक से बनाएगा तो मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर इस सवाल को बना दीजिएगा, अगर ऑप्शन से बनाएगा तो। लेकिन अगर बेसिक से बनाना है तब कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 1 शेष बचता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 शेष बचता है। तो इसका मतलब हर जगह 2-2 शेष, हर जगह अंतर 2-2 का आ रहा है। हर जगह भाजक और शेषफल का अंतर 2 आ रहा है। जब हर जगह भाजक और शेषफल का अंतर 2 आए तब क्या करना है, सबसे पहले 3, 5, 7, 9 का एलसीएम लेना है। 3, 5, 7, 9 का एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करना है, तो कुछ न कुछ शेष बचेगा। अब जो संख्या निकालना है, अब जो शेष बचेगा, अब जो संख्या अगर निकालना है तो ये 4, 9 में से सबसे बड़ी संख्या में से शेष को माइनस करने के साथ साथ आपको ये 2 माइनस करना पड़ेगा। यानी जो अंतर आता है भाजक और शेषफल का जो अंतर होता है उसको भी माइनस करना पड़ेगा। यानी इतना लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अगर इसको बेसिक से बनाएगा। इसीलिए इस तरह का सवाल जब भी आए तब क्या करना है, ऑप्शन से बना लेना है, मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नदी के 2 किनारों पर ठीक आमने सामने 2 मंदिर बने हुए, उनमें से एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है और इस मंदिर से दूसरे मंदिर के शीर्ष और तल का अवनमन कोण। देखिए पहले पता नहीं रहता है कि कौन मंदिर छोटा है कौन मंदिर बड़ा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों मंदिर को बराबर ही मान लीजिए। ये दोनों मंदिर को बराबर मान लेते हैं और एक मंदिर का जो ऊंचाई है वो 54 दिया गया है। अब क्या बोला जा रहा है कि उनमें से एक मंदिर से, यानी एक मंदिर के शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष छूटा हुआ है, एक मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री बन रहा है। मतलब इस मंदिर के शीर्ष से इस मंदिर के शीर्ष पर अवनमन कोण बन रहा है, तो अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर बनता है, तो इसीलिए इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये मंदिर जो है वो बड़ा होगा।
तभी तो इसके शीर्ष पे आप अवनमन कोण बना पाइएगा, ये मंदिर बड़ा होगा तो। और इसके शीर्ष पे अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है और तल पे जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है तल पे अवनमन कोण। तो ये मंदिर का ऊंचाई निकालना है, यानी ये मंदिर का ऊंचाई 54 दिया गया था, तो ये मंदिर का ऊंचाई निकालना है। देखिए इसको बेसिक से जैसे बनाते बना ही लेंगे, या फिर अगर हम इसको शॉर्टकट बनाएंगे तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री दिया गया है तो ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा ही। और 30 60 90 का जो अनुपात होगा, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का जो अनुपात होगा 1:√3:2 होगा। अगर ये चीज़ आपको पता है 30 60 90 का अनुपात 1:√3:2 और 45 45 90 का जो अनुपात होता है वो 1:√2 होता है, यानी 1:1:√2 होता है 45 45 90 का। अगर ये दोनों चीज़ पता है तो कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जो है वो ईजिली बना सकते हैं। जैसे ये 30 60 90 का अनुपात 1:√3:2 क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर 30 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई अगर 1 होगा, यानी 30 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई अगर 1 होगा तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई √3 होगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। इसी अनुपातिक वैल्यू से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें 30 60 90 की ज़रूरत है, 45 45 90 की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हटा दिया, अभी हमें 30 60 90 का ही ज़रूरत है। यानी 30 60 90 का जो अनुपात होता है वो क्या होता है 1:√3:2, यानी 30 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई अगर 1 तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई √3, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये वाला त्रिभुज में बात करें, बड़ा वाला त्रिभुज में जिसको अभी हम लोग काला पेन से कलर किए हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30। अब ये 60 डिग्री के सामने वाले भुजा की लंबाई, ये जो बड़ा वाला भुजा अगर नाम दे दे ABC, अगर ये 60 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 54 है, यानी 60 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई कितना होता है √3 अनुपात में, यानी जब √3 का वैल्यू 54 दिया गया है तो ये 30 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 54/√3। 30 डिग्री के सामने वाले भुजा की लंबाई कितना होता है 1, तो 1 का वैल्यू 54/√3 हो जाएगा। यानी ये जो लंबाई आया वो BC का जो लंबाई आया वो 54/√3 आ गया। अब इसको हम लोग MN दे देते हैं, यानी ये लंबाई को हम MN देते हैं। अगर BC 54/√3 है तो MN कितना हो जाएगा, MN भी हो जाएगा 54/√3, MN भी हो जाएगा 54/√3। अब देखिए, अब हम एक छोटा सा त्रिभुज ये ले लेते हैं, यानी ये जो ब्लू कलर का ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल का बात करते हैं AMN में, यानी AMN का बात करते हैं, यहाँ अलग से लिख देते हैं AMN में। ये 54/√3 आ गया और ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है, ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है और ये 90, तो ये 60 हो जाएगा। यानी 60 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई कितना होता है √3, यानी √3 का जब वैल्यू 54/√3 है, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 1 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 54/√3 और ये √3 फिर नीचे आ जाएगा, यानी √3 गुने √3 3 और 3 को हम 54 से डिवाइड करें तो 18, यानी ये 1 का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। यानी ये 1 का वैल्यू 18, इसका मतलब AM का जो लंबाई आ गया 18 आ गया। पूरा लंबाई 54 था, 54 में से AM का लंबाई 18 था, तो ये MB का जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, यानी 54 - 18 यानी कितना हो जाएगा 36। यानी अगर MB का लंबाई 36 तो ये NC का भी लंबाई कितना हो जाएगा 36, यानी सवाल को जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगर 30 60 90 का अनुपात 1:√3:2, यानी ये कॉन्सेप्ट पे सवाल को बनाते हैं ये बहुत ही जल्दी सवाल बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हुए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। यानी अंकित मूल्य आप लोग X मान लीजिए। अगर हम 30% का छूट दे रहे हैं, 70% पे बेच रहे हैं और 70% का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो 7/10 होता है। अगर 15% का छूट दे रहे हैं तो हम लोग कितना में बेच रहे हैं 85% में। अब 85% का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो 17/20 होता है 85% का। और ये जो टोटल विक्रय मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है 476 आ रहा है। इन छूट देने के बाद जो मूल्य आ रहा है वो 476 आ रहा है। तो अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 से 6 बार में, 8 बार में, 17 से कितने बार में 4 बार में। जो X का अंकित मूल्य आएगा वो 4 × 20 × 10 यानी 4 दूना 8 यानी 800, यानी जो अंकित मूल्य आएगा 800 ऑप्शन नंबर D।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार प्याले में कॉफ़ी ऊपर तक भर दी जाती है। उस कॉफ़ी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर शंकु में उड़ेला गया है, तो तदनुसार उस शंकु का कितना प्रतिशत आयतन खाली होगा। देखिए, अगर 4 सेंटीमीटर अर्धगोलाकार आकृति में अगर कॉफ़ी है तो इसका मतलब, अगर 4 सेंटीमीटर अर्धगोलाकार प्याला में अगर कॉफ़ी है तो इसका मतलब उसमें कितना आयतन होगा, यानी कितना आयतन में कॉफ़ी है। तो अर्धगोला का है तो आयतन होता है वो 2/3 पाई r³, ये अर्धगोला का आयतन। और 2/3 और पाई के बदले में पाई ही रहने देते हैं, और r³ यानी इसका त्रिज्या 4 दिया गया, यानी 4 का क्यूब कर देते हैं, 4 × 4 × 4, यानी इतना आयतन अर्धगोला में, यानी इतना आयतन कॉफ़ी रखा गया है। अब जब हम इस कॉफ़ी को एक शंकु के आकार में, शंकु के आकार का प्याला में हम कन्वर्ट कर देते हैं, रख देते हैं, शंकु के आकार के प्याला में अगर हम इसमें डाल देते हैं, इस कॉफ़ी को इसमें डाल देते हैं, तो अगर इस जो शंकु है उस शंकु का ऊंचाई कितना दिया गया, 16 दिया गया है, और त्रिज्या 8 दिया गया, तो इस शंकु का सबसे पहले हम आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई के बदले में पाई रहने देते हैं, और r दिया गया 8 × 8, और ऊंचाई दिया गया 16। ठीक है, यानी शंकु का आयतन इतना है, शंकु का आयतन इतना। तो अगर कटोरा वाला हम इसमें डालेंगे, कटोरा वाला अगर हम कॉफ़ी शंकु में डालेंगे तो इसका मतलब कटोरा वाला इतना ही कॉफ़ी वो इतना ही जगह लेगा ना, जबकि उस शंकु का जगह है कितना है, इतना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। अगर इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यानी 4 × 16 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 बार में कैंसिल होगा, यानी फिर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 1:8 आ गया है। यानी कहने का मतलब है, अगर अनुपात हम इस दोनों के आयतन का अनुपात निकालें, यानी ये अर्धगोलाकार कटोरा और ये शंकु के आकार का जो आकृति था उसका जो आयतन निकाले 1:8 आया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम कटोरा के सामान को अगर हम लोग शंकु में उड़ेलेंगे तो कटोरा का आयतन तो एक ही है और शंकु का आयतन 8 है, तो यानी एक ही आयतन जाएगा ना, तो 7 आयतन तो खाली ही रह जाएगा। कितना में, 8 में गुना 100, तो यानी 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25 × 7 175/2, यानी 82.5। यानी इस दोनों के आयतन का अगर देखें तो इसका आयतन 1 है और इसका आयतन 8 है, अनुपात में हम जब कन्वर्ट किए, यानी अगर हम कटोरा के जो अगर हम एक आयतन को इसमें डालेंगे तो 7 आयतन खाली रह जाएगा ना, 8 में गुने 100, यानी 82.5% जगह जो है वो खाली रह जाएगा। सॉरी, 87.5 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, और एक चीज़ और, इस सवाल में हमेशा बोले थे जब भी परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा क्या करना है कि उसको अनुपातिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना। तो अगर अनुपातिक वैल्यू में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो परसेंटेज ईजिली निकल जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और 10% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी 64,000 नगर का जनसंख्या है, 10% का वृद्धि हुआ तो पहला बार 11/10 हो जाएगा, अगला साल फिर 11/10 हो जाएगा, फिर उसके अगला साल 11/10 हो जाएगा, 3 बार। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो 64 × 11 × 11 × 11, यानी 0 का तो कहीं जिक्र नहीं है, यानी इकाई स्थान पे कहीं भी 0 नहीं आएगा, इकाई स्थान पे 0 नहीं आएगा, तो ये तीनों ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कोई भी इकाई स्थान पर 4 × 1 × 1 × 1 यानी 4 ही आ रहा है, तो इकाई स्थान पर 4 एक ही ऑप्शन बी में है, तो इस सवाल का आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहले से 5वें भाग, यानी पहले से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। यानी पहला का 5वां भाग अगर 3 है तो यानी इसका मतलब पहला भाग 15 हो जाएगा। अगर दूसरा का 8वां भाग अगर 4 है, दूसरा का 8वां भाग अगर 4 है तो इसका मतलब दूसरा भाग जो होगा वो 32 हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा भाग का अनुपात आ गया ना, 15:32, और टोटल कितना है, 94 है। यानी अगर अनुपात में टोटल जोड़ते हैं तो 47 हो रहा है, ये 47 का वैल्यू 94, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, पहला भाग 15 आ गया था, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पे क्या बोला, सवाल को इसको अच्छे से देखें। यहाँ पे बोला गया है कि पहले भाग का
पहले का पाँचवा 3 है, तो यानी पहला का अगर पाँचवा 3 है तो इसका मतलब पहला भाग कितना हो जाएगा, टोटल 15, 5 तिया 15। दूसरे का अगर आठवां 4 है तो इसका मतलब दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी पहला दूसरा का जब अनुपात आ गया तो हम लोग ईजिली पहला भाग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगर इसको बेसिक से सॉल्व कीजिएगा अगर फार्मूला बेस पे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींचेगा, तो इसीलिए क्या करना है, इसको एक्स वाई जेड के बदले में ना सब के बदले में हम लोग एक मान लेते हैं। एक्स के बदले में भी हुआ एक, वाई के बदले में भी एक और जेड के बदले में भी एक। अगर हम सब के बदले में एक, जीरो किसी के बदले में नहीं मानेगा, क्योंकि अगर जीरो मानेगा तो ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो ये सबको जीरो कर देगा, ये भी ऑप्शन जीरो बन जाएगा, ये भी ऑप्शन जीरो बन जाएगा, तो ऑप्शन हर जगह सेम हो जाएगा। जीरो के बदले में कुछ भी मान सकते हैं आप, जीरो को छोड़कर बाकी एक्स वाई जेड के बदले में कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम एक्स वाई जेड के बदले में एक माने ताकि कैलकुलेशन कम हो, तब ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पे आते हैं 1 + 1 - 1, तो ये एक एक कट जाएगा तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 - 1, यानी एक एक कटेगा तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 - 1, एक एक कटेगा तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो 27 में से 1 गया 24, तो 24 एक्स वाई जेड के बदले में 1 रखने पे कौन सा ऑप्शन मारा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 24 आ रहा है। एक्स के बदले में 1, वाई के बदले में 1 और जेड के बदले में 1 रखने पर 24 जो है ऑप्शन नंबर बी मारा है। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक गोलक और एक अर्धगोला के जो आयतन है वो समान है। इन गोला और अर्धगोला का जो आयतन है वो क्या है, समान है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। इसका त्रिज्या हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, और इसका जो आयतन होता है 2/3 πr³, और इसका जो त्रिज्या हम स्मॉल आर मान लेते हैं। तो पाई और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी r³ अपॉन r³ जो आया वो 1/2 हो गया। यानी जो दोनों के जो त्रिज्या का अनुपात आया 1/3√2, यानी 2 की पावर 1/3 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 1/3, ये उसके त्रिज्या का अनुपात आ गया। अब आते हैं, हमें क्या चीज़ पूछा गया, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², कैपिटल R² मान लेते हैं, कैपिटल R² मानते हैं ना, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में, यानी 2r³, कैपिटल R जो 1 था यानी 2 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे r² करेंगे ना, यानी r के बदले में कितना है, 2 की पावर 1/3। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 2/3 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 2:2 की पावर 2/3। 2:2 की पावर 2/3। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से काट देते हैं। देखिए अगर 2 से काटेंगे तो ये पहला वाला संख्या 1 हो जाएगा, और जबकि हमें लास्ट वाला जो सभी का आयतन है वो 1 दिया गया है, सभी का जो अनुपात में दिया गया वो 1 दिया गया, इसलिए 2 से नहीं डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों को 2/3 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, 2/3 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि लास्ट वाला पार्ट 1 आ जाए, और 1 हर जगह दिया गया है। और अनुपात का नियम है, हम किसी भी संख्या से गुना या किसी भी संख्या से भाग दोनों संख्या में हम कर सकते हैं, दोनों अनुपात के टर्म में। तो इधर 1 हो जाएगा 1, और ये 2 की पावर 1 में से अगर 2 की पावर 1 में से अगर 2 की पावर यानी 2 की पावर 1 को अगर 2 की पावर 2/3 से डिवाइड करेंगे तो यानी बेस सेम रहता है, तो भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है, यानी 1 - 2/3, यानी 2 की पावर 1/3 बचेगा। यानी ये जो आएगा 2 की पावर 1/3 अनुपात 1। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन खेला यहीं का था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, cot θ × tan 90 - θ, यानी tan 90 - θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot θ। तो cot θ × cot θ, cot² θ हो जाएगा, माइनस sec 90 - θ को क्या लिख सकते हैं, cosec θ, और इंटू cosec θ, यानी cosec² θ हो जाएगा। अब देखिए sin² 25 और sin² 65, यानी sin² 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos² 25, यानी sin 65 को अगर हम cos में चेंज करेंगे तो एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, तो sin² θ प्लस cos² θ 1 हो जाएगा। यानी ये पूरा जो कैलकुलेशन आया वो 1 आ गया, +1 + √3। उसी तरह से
tan 5 और tan 85 ये एक हो जाएगा, tan 15 और tan 75 ये भी एक हो जाएगा, और tan 30 कितना बचेगा, 1/√3 बच जाएगा। ये 1/√3 आ गया, यानी 3 से 3 कट गया, यानी ये बचा +1, ये भी +1। और ये कितना आएगा इसको देखिएगा, जब हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर एक होता है, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो -1 हो जाएगा। तो ये -1 +1 कैंसिल, यहाँ पे सवाल का जो आंसर आएगा एक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABCD एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसकी भुजा AD और BC के समानांतर है। यानी एक ट्रेपीजियम है ABCD, ABCD, इसकी भुजा AB और CD एक दूसरे के समानांतर हैं, जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पे कटते हैं। यानी AC, ये विकर्ण AC और ये विकर्ण BD परस्पर O पर कटते हैं। और AO की लंबाई 3, यानी ये AO 3, और CO का लंबाई x-3, और BO का लंबाई 3x-19, ये 3x-19, और DO का लंबाई x-5, यानी ये x-5 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, x के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब ट्रेपीजियम में विकर्ण एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये एक दूसरे को परस्पर समान अनुपात में उसको बांटता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि DO और BO का जो अनुपात होगा वही अनुपात OC और OA का होगा। DO और BO का जो अनुपात होगा, यानी ये DO और BO का जो अनुपात होगा वही OC और OA का अनुपात होगा। तो DO कितना है, x-5, और OB कितना है, 3x-19, और AO कितना है, 3, और OC कितना है, x-3। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये एक द्विघात समीकरण में आ जाएगा। और द्विघात समीकरण जब भी आता है सवाल तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा समय लग जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन रखने की कोशिश करेंगे, यानी ऑप्शन बेस्ड इसको बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से हम 7 लेते हैं, यानी वैसे भी द्विघात समीकरण में आएगा तो 2 मान संभव होगा ही होगा, इसीलिए 2 मान हर जगह ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर हम ऑप्शन में 7 लेते हैं, 7, तो ये 7 में से 5 गया 2, डिवाइड बाय, यानी 7 या 21 में से 19 गया 2, 2/2 यानी 1 आ गया, और यहाँ पे 3/7 में से 3 गया तो 4, यानी 3/4 आया। इसका मतलब x के बदले में 7 नहीं होगा। अगर x के बदले में 7 नहीं होगा तो ये ऑप्शन, ये A और C खत्म हो जाएगा, क्योंकि x के बदले में 7 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम x के बदले में, यानी अब इस चारों में से कोई भी ऑप्शन अगर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर x के बदले में 8 रखते हैं तो 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 3, डिवाइड बाय 8 का 24 में से 19 गया तो 5, 3/5 आएगा ये अगर हम 8 रखेंगे, और यहाँ 8 रखते हो तो ये भी 3/5 आ रहा है, यानी इसका एक मान 3/5 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 रखने पे ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 8 एक ही ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 रखने पे भी ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाएगा। 9 रखेंगे तो 9 में से 5 गया 4, डिवाइड बाय 9 × 27 में से 19 गया 8, यानी ये 1/2 आ गया। अब फिर इधर रखेंगे 3, और 9 में से 3 गया 6, यानी 3/6, यानी ये भी 1/2 आ गया, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी 9 रखने पे भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब भी द्विघात समीकरण में आए तो उसको क्या करना है, ऑप्शन बेस्ड बनाना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 3, 4, 5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग एकक है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना होगा। यानी 3, 4, 5 दिया है, यानी किसी भी त्रिभुज की भुजा की लंबाई 3x और 4x और 5x है, इस अनुपात में रहता है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट काम करता है ना। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार 3x और ऊँचाई 4x, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया गया, 72। तो यानी 2 से 2 बार में, और 3 दूना 6, 12 छक्के 72, यानी x² = 12 आ गया। तो x = कितना हो जाएगा, 2√3, 4 × 12, 4 का 2 निकल जाएगा। यानी x बराबर जब 2√3 आया तो सबसे छोटी भुजा क्या था मेरे पास, 3x, तो 3x का जो वैल्यू होगा 3 दूना 6√3, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 4 वर्ग मात्रक है। यदि तीसरी भुजा 2 मात्रक की हो तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई क्या होगी। यानी जब समद्विबाहु त्रिभुज का अगर बात किया जाता है तो इसका मतलब 2 भुजा बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। यानी ABC में 2 भुजा क्या होगा, बराबर होगा। AB और AC बराबर होगा, ये बराबर भुजा। और तीसरी भुजा की जो लंबाई दिया गया वो 2 दिया गया, 2 वर्ग एकक। देखिए अगर समबाहु त्रिभुज का फार्मूला पे बनाएगा तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, उसको बनाने में टाइम लग जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जब भी बात आए और क्षेत्रफल का बात करें तो कुछ नहीं करना है, एक लंब डाल देना है। अगर हम इसमें लंब डालेंगे, ये लंब BC पे AD अगर हम लंब डाल दिए तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार 2, यानी आधार 2 दिया गया ना, आधार 2 गुने ऊंचाई हम h मान लेते हैं, यानी ये ऊंचाई हम लोग h मान लिए, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया गया 4, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 दिया गया। 2 से 2 कट रहे तो ऊंचाई जो आएगा वो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये जो ऊंचाई आया वो 4 आ गया। जब ये ऊंचाई 4 आ गया, एक चीज़ और होता है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप लंब डालते हैं, लंब, तो ये इसको क्या करता है, जो भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जिस भुजा पे आप लंब डालते हो उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी अगर ये 2 है तो इसका मतलब BD का भी लंबाई 1 हो जाएगा और ये DC का भी लंबाई 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये वाला त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ना, तो कर्ण वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं ये समान भुजा की लंबाई। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, यानी जो समान भुजा की लंबाई आएगा 17। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 20% के हानि पर बेची। यदि वही पुस्तक 108 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ मिलता। जैसे अगर 100 रुपये उसका CP था, अगर 20% हानि पर बेचा इसका मतलब 80 रुपये में बेचा। अगर वही 30% लाभ पे बेचता, यानी इसका मतलब 130 रुपये में बेचता, तो कितना रुपये अधिक में बेचना पड़ रहा है, 50 रुपये अधिक में बेचना पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या बोला है, 108 रुपये, यानी 50 का वैल्यू कितना दिया गया है, 108। यहाँ पे बोला गया 108 रुपये अधिक में बेचा, तो और परसेंटेज में कितना में अधिक बेचाना पड़ रहा है, 50 में, यानी 50 का वैल्यू 108। तो उस वस्तु का लागत मूल्य, तो यानी लागत मूल्य हम 100 माने थे, 50 का वैल्यू 108, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, यानी 216, यानी उस वस्तु का जो लागत मूल्य होगा 216, ऑप्शन नंबर A। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि वर्गाकार आधार वाले एक लंब पिरामिड का तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर हो तो उस पिरामिड के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 मीटर हो तो उस तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा आधार के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। पिरामिड के बारे में बताए थे कि जो पिरामिड का आयतन होता है, पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आयतन है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे पिछले वाले वीडियो में फार्मूला लिखाए थे, वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। ये पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया, 12 इज इक्वल टू 1/2। और आधार तो वर्ग के आकार का है, आधार वर्गाकार आधार है ना, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुने भुजा A निकल जाएगा, और गुने तिर्यक ऊंचाई जो है वो 4 दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई 4 दिया गया है। यानी 4 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 2 बार में, यानी जो भुजा आ गया वो 3/2 आ गया, जो वर्ग का भुजा आ गया वो 3/2 आ गया। अब सवाल क्या बोला जा रहा है, अब सवाल ये बोला जा रहा है कि उसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास 12 आया था, तथा आधार के क्षेत्रफल का अनुपात, और आधार तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा हम लोग 3/2 निकाले थे, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, यानी 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, और ये 4 इधर आएगा, तो यानी 16:3, यानी आधार का क्षेत्रफल और तिर्यक क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल का जो अनुपात 16:3, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।